एक महिला जिसे मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही विवाह जैसे बंधन में बांध दिया गया था और जिसके कार्यों को समाज केवल इसलिए गलत मानता था क्योंकि वह अन्य महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए समर्पित थी। इस महिला ने न केवल रूढ़ियों को तोड़ा बल्कि अपने मृत पति का अंतिम संस्कार करके तत्कालीन समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को धता बता दिया। उन्होंने ऐसे कई कार्यों को अंजाम दिया जिन्होंने तत्कालीन रूढ़िवादी समाज को चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं भारत की महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की। एक अशिक्षित बालिका वधू से एक विदुषी महिला तक की उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक है। सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास में ऐसी अद्वितीय हस्ती हैं जो न केवल भारतीय शिक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने अडिग संघर्ष के लिए भी जानी जाती हैं। उनका जन्म भारतीय इतिहास के उस काल में हुआ जहां एक ओर ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था तो दूसरी ओर जाति, लैंगिक भेदभाव और अशिक्षा ने भारतीय समाज को जकड़ कर रखा था। फिर भी अदम्य साहस और क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने बदलाव की नई दिशा में एक नई राह बनाई। शिक्षा वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। ज्योतिराव फुले के इस विश्वास को सावित्रीबाई ने पूरे मन से अपनाया। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और इन सामाजिक बंधनों को तोड़ा जो महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित करते थे। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें पत्थर, कीचड़ और गोबर से मारा गया, लेकिन वह अपने मंतव्य के प्रति दृढ़ रहीं, अडिग रहीं। वे कहती थीं, अगर मेरी साड़ी गंदी भी हो जाए तो मैं हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती हूँ। शिक्षा का दीपक जलाना मेरा निजी उद्देश्य नहीं है बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। 19वीं सदी, जिसे अक्सर भारत में सामाजिक ठहराव की अवधि के रूप में वर्णित किया जाता है, महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के खिलाफ व्यापक भेदभाव का गवाह बनी। महिलाओं के लिए शिक्षा व्यावहारिक रूप से न के बराबर थी, जिससे अधिकांश को बुनियादी साक्षरता से वंचित रखा गया था। इसके अलावा महिलाओं को अक्सर बाल विवाह और सती और विधवाओं के सामाजिक बहिष्कार जैसे अमानवीय प्रथाओं का शिकार भी होना पड़ता था। इसी गहरी असमानता के पृष्ठभूमि के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपनी पहचान बनाई। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने जाति और लिंग के भेदभाव के दमनकारी ढांचे को खत्म करके एक अथक प्रयास का एक रूप दिया। उनका काम सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं था। उन्होंने वंचितों को शिक्षा प्रदान करने और विधवाओं के पुनर्वास और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए ठोस उपाय लागू किए। सावित्रीबाई के प्रयासों का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें उनके क्रांतिकारी विचारों का विरोध करने वालों की ओर से मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार भी शामिल था। चुनौतियों के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वह आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उनका काम शिक्षा से भी परे था क्योंकि उन्होंने विधवाओं के अधिकारों की वकालत की और बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को वर्तमान महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नैगांव में हुआ था। वह माली समुदाय से थीं। परंपरागत रूप से समुदाय बागवानी और कृषि में लगी हुई थी, जिसे 19वीं सदी के भारत के कठोर जाति पदानुक्रम के तहत तब यह शूद्र समुदाय का हिस्सा माना जाता था। उनके माता पिता लक्ष्मी और खंडोजी पाटिल सीमित साधनों वाले किसान हुआ करते थे, लेकिन अपनी परंपराओं में गहराई से वे निहित थे। एक ऐसे समाज में जो महिलाओं को अधीनस्थ मानता था और जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित किया जाता था, सावित्रीबाई का पालन पोषण उनके समय की विशिष्ट सीमाओं को दर्शाता था। एक छोटी लड़की के रूप में उनके पास औपचारिक शिक्षा तक की पहुंच नहीं थी। इसके बजाय उन्हें घरेलू कामों में प्रशिक्षित किया गया था, जो उनकी उम्र और जाति की लड़कियों के लिए एक आदर्श होता था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में सावित्रीबाई की शादी ज्योतिराव फुले से हुई थी, जो उस समय केवल 13 वर्ष के थे। इस दौर में इस तरह की उम्र की शादियां एक आम बात होती थी। ज्योतिराव, जो बाद में एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में उभरे, उन्होंने सावित्रीबाई के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रचलित पितृसत्तात्मक मानसिकता के विपरीत ज्योतिराव शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में विश्वास करते थे। उन्होंने सावित्रीबाई की बुद्धिमत्ता और क्षमता को पहचाना। उन्होंने उनके परिवर्तन की उल्लेखनीय यात्रा के लिए एक मंच तैयार किया। गांव की एक अशिक्षित लड़की से भारत की पहली महिला शिक्षिका बनने तक सावित्रीबाई की यात्रा चुनौतियों से भरी रही। ज्योतिराव से प्रोत्साहित होकर उन्होंने सामाजिक मानदंडों की बाधाओं को तोड़ते हुए अपनी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत की। ज्योतिराव ने उन्हें खुद पढ़ना लिखना सिखाया और उन्हें अपने आसपास देखे गए उत्पीड़न के विरुद्ध डटकर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। दंपति को अपने परिवारों और समाज के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। परंपरावादी या रूढ़िवादी समाज के लोग उनके प्रगतिशील विचारों को स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। बहिष्कृत होने के बावजूद वे दबे कुचले लोगों को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के अपने मिशन में वे अडिग रहीं। ज्योतिराव फुले के प्रगतिशील विचारों और अटूट समर्थन ने सावित्रीबाई के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में सावित्रीबाई ने न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि आगे चलकर वे सामाजिक न्याय की पैरोकार भी बनी।
ज्योतिराव ने उन्हें सुधारकों और दार्शनिकों के लेखन से परिचित कराया था, जिसने जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उनके जीवन के इस चरण ने एक सुधारक और शिक्षक के रूप में उनके भविष्य की भूमिका की नींव रखी। सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प उनकी विरासत की पहचान बन गया, जिसने उन्हें समानता और न्याय की लड़ाई में अग्रणी बना दिया। अपने पति के मार्गदर्शन में सीखते हुए सावित्रीबाई ने सामाजिक मानदंडों की बाधाओं को तोड़ा और महाराष्ट्र की पहली शिक्षित महिला बन गईं, जिन्होंने समाज के रूढ़िवादी वर्गों से भारी दुश्मनी का सामना करना पड़ा। उन्हें लोगों के दुर्व्यवहार और धमकियों का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने लगन से पढ़ाई जारी रखी और बाद में अहमदनगर में और पुणे में एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षण लिया। सन 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया, जब महिलाओं की शिक्षा वर्जित मानी जाती थी। यह एक ऐसा दौर था जब महिलाओं की समाज में भूमिका पर चर्चाओं में कहा जाता था कि औरतों को पढ़ाई की क्या जरूरत, ये तो घर संभालने के लिए है। इस क्रांतिकारी पहल ने उस समय के गहरे जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक और जातिवादी मानदंडों को चुनौती दी। स्कूल ने विभिन्न जातियों और समुदायों की लड़कियों को शिक्षा प्रदान की, जिसमें समावेशिता और शिक्षा तक समान पहुंच पर जोर दिया गया था। पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना और अंकगणित के साथ साथ नैतिक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच शामिल थी। सावित्रीबाई की शिक्षण पद्धतियां प्रगतिशील थीं, जो रटने की बजाय व्यवहारिक ज्ञान और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित थीं। उन्होंने छात्रों को सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। एक शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई को गंभीर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। समाज के रूढ़िवादी समूहों ने उन्हें गालियां दी और यहाँ तक कि स्कूल जाते समय उन पर पत्थर और गोबर भी मारा। इस शत्रुता के बावजूद वो अडिग रहीं। वो अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमलों के कारण उन्हें कपड़े बदलने पड़ सकते हैं। इस दृढ़ता ने उनके इस उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाया, जिस पर उन्हें गहरा विश्वास था। अपने पहले स्कूल की सफलता के बाद सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने कई अन्य स्कूल स्थापित किए, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदाय के बच्चों के लिए भी स्कूल शामिल थे। 1851 तक उन्होंने 3 स्कूल स्थापित किए और 150 से भी अधिक छात्रों को वे पढ़ा रहे थे, जो संघर्ष से भरे रूढ़िवादी काल के लिए एक महत्वपूर्ण संख्या थी। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा पर उनके जोर ने भारत में आधुनिक शैक्षिक सुधार की नींव रखी। उनका मानना था कि शिक्षित महिलाएं पूरे समाज का उत्थान कर सकती हैं और उन्होंने मार्गदर्शन के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किया। सावित्रीबाई के प्रयासों ने इस धारणा को तोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि शिक्षा महिलाओं के लिए अनावश्यक व हानिकारक है। वे सशक्तिकरण की प्रतीक बन गईं, जिन्होंने अन्य महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनका यह विश्वास था कि शिक्षा जीवन को बदल सकती है, उन्हें उन लोगों के लिए आशा की किरण बनाता है जिन्हें उनके लैंगिक या जातीयता के कारण अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। एक शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई का काम एकेडमिक शिक्षा से परे था। उनका उद्देश्य अपने छात्रों, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करना था। उनके स्कूल ऐसे स्थान पर बनाए गए थे जहां लड़कियां सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर बेहतर भविष्य का सपना देख सकती थीं। सावित्रीबाई विधवाओं के सिर मुंडवाने और समाज से बहिष्कृत मानने की प्रथा के खिलाफ भी खड़ी थीं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और तर्क दिया कि विधवाओं को सम्मान और गरिमा के साथ अपने जीवन को फिर से बनाने का पूरा अधिकार है। विधवाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने देखभाल गृह स्थापित किए, जहां वे शोषण या सामाजिक निर्णय के डर के बिना रह सकती थीं। उस समय एक लड़की का जन्म एक बोझ माना जाता था, जिसके कारण अक्सर शिशु हत्याएं होती थीं। सावित्रीबाई ने परित्यक्त शिशुओं की देखभाल करने और नवजात लड़कियों की हत्या को रोकने के लिए एक गृह की स्थापना की थी। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और लड़कियों के जीवन की रक्षा के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करना था। वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए सिलाई और बुनाई जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शुरू किया था। महिलाओं को इन कौशलों से लैस करके सावित्रीबाई ने सुनिश्चित किया कि वे खुद का और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, जिससे पुरुष रिश्तेदार पर उनकी निर्भरता कम हो सके। सावित्रीबाई ने माना कि दलित और अन्य हाशिए पर पड़ी महिलाओं को दोहरे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक तो है लैंगिक कारण और दूसरा कारण है जातीय। उनके स्कूल और देखभाल केंद्र समावेशी हुआ करते थे, जो जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी महिलाओं के लिए पहुंच सुनिश्चित करते थे। उन्होंने इन महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्हें एक ऐसे समाज में आवाज दी जिसने उन्हें चुप करा दिया। सावित्रीबाई ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को उजागर करने और समानता की वकालत करने के लिए अपने लेखन और भाषणों का भी इस्तेमाल किया। उनकी कविता ने न केवल महिलाओं को शिक्षा और आत्मसम्मान पाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन पर अत्याचार करने वाली प्रणालीगत पितृसत्ता की भी आलोचना की। 1873 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना और जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना था। सावित्रीबाई ने समाज की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अक्सर उनकी बैठकों और पहलों की वे अध्यक्षता भी किया करती थी।
सत्यशोधक समाज ने जाति की कठोर बाधाओं को तोड़ने के तरीके के रूप में अंतर जातीय विवाहों की सुविधा प्रदान की, अक्सर उनका प्रबंध किया और उनका समर्थन भी किया। इन विवाहों को जाति पदानुक्रम के खिलाफ विद्रोह और एक समतावादी समाज बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया। सन 1876-77 के अकाल के दौरान सावित्रीबाई ने राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए भोजन और सहायता वितरण का आयोजन किया, चाहे उनकी जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी रही हो। जरूरतमंदों की मदद करने की उनकी प्रतिबद्धता ने एक दयालु सुधारक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत कर दिया। सावित्रीबाई फुले न केवल एक अग्रणी समाज सुधारक थीं, बल्कि एक विपुल लेखिका और कवि भी थीं। उनकी साहित्यिक रचनाएं उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रतिबिंब थीं। उनके सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने का वो एक माध्यम थी। उन्होंने अपनी रचनाओं का उपयोग महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के संघर्षों को व्यक्त करने के लिए किया, शिक्षा, समानता और न्याय की वकालत की। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में काव्य फुले, जो 1854 में प्रकाशित कविताओं का जो एक संकलन हुआ करता था, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यह उनके क्रांतिकारी विचारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। उनकी रचनाओं में सरलता और स्पष्टता थी, जो उन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बनाती थी। उन्होंने स्थानीय भाषा मराठी का इस्तेमाल किया ताकि उनके विचार जमीन स्तर तक पहुंच सकें। उनकी कविता में भावनात्मक गहराई वंचितों के संघर्षों के साथ प्रतिध्वनित होती थी, जिससे उनके पाठकों के साथ उनका एक मजबूत संबंध बन सका। हाशिए पर पड़े समुदाय की महिला होने के नाते सावित्रीबाई को अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों के बावजूद उनकी दृढ़ता ने सुनिश्चित किया कि उनकी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाल के वर्षों में सावित्रीबाई फुले के लेखन को व्यापक मान्यता मिली है। नारीवाद, शिक्षा और सामाजिक न्याय पर चर्चाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें एकेडमिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। उनकी रचनाओं को कई भाषाओं में अनुवाद करके उनके विचारों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया गया है। अपने साहित्यिक योगदान को अपनी सक्रियता के साथ एकीकृत करके सावित्रीबाई फुले ने साबित कर दिया कि कलम वास्तव में तलवार से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। उन्होंने अपने लेखन को एक गहरे असमान समाज को चुनौती देने और बदलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। सावित्रीबाई का निजी जीवन भी उनकी सक्रियता से गहराई से प्रभावित था। उनके काम और सामाजिक मानदंडों की अवहेलना ने उन्हें रिश्तेदारों और समुदाय के सदस्यों से अलग कर दिया। सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें व्यक्तिगत शांति के लिए बहुत कम समय दिया, क्योंकि वह और उनके पति लगातार सामाजिक संघर्षों से ही उलझे रहते थे। सन 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग के प्रकोप के दौरान सावित्रीबाई पीड़ितों की सेवा करने के लिए आगे आईं और बीमारों के लिए राहत शिविर स्थापित किया। खतरों को जानते हुए भी उन्होंने रोगियों की देखभाल के लिए अथक परिश्रम किए। दुर्भाग्य से इस निस्वार्थ सेवा के कारण उन्हें प्लेग हो गया और अंततः वे प्लेग की चपेट में आ गईं। सेवा करते हुए उनकी मृत्यु से वे मानवता और सामाजिक सुधार के लिए शहीद के रूप में अमर हो गईं। उनके नाम पर कई शैक्षणिक संस्थान, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं, जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। ये उनके योगदान की याद दिलाते हैं। 3 जनवरी को उनकी जयंती पूरे भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को समर्पित एक दिन के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर शिक्षा और सामाजिक न्याय में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। प्रेरणा और सम्मान के प्रतीक के रूप में भारत के विभिन्न भागों में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पुणे में उनका एक स्मारक, जहां उन्होंने अपना पहला स्कूल शुरू किया था, शिक्षा में उनके अग्रणी प्रयासों की याद दिलाता है। उनके जीवन और संघर्षों को उजागर करने के लिए वृत्तचित्र, फिल्में और टेलीविजन सीरीज बनाई गई हैं, जिनकी यात्रा पर आधारित नाटक और नाट्य प्रस्तुतियां पूरे देश में प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे उनकी कहानी जनमानस में जीवंत बनी रहे। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने महिलाओं और हाशिए पर बसे समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके योगदान को मान्यता दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम उनके लैंगिक समानता और शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी मेल खाते हैं। उनके योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता मिली है। दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान और शोधकर्ता सामाजिक सुधार में उनकी भूमिका का अध्ययन करते हैं और व्यापक नारीवाद तथा भेदभाव जैसे प्रवचनों में उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं। सावित्रीबाई फुले के प्रयास तत्कालीन समाज से बहुत आगे थे। उनके द्वारा अपनाए गए आदर्शों को प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयास उनके दृष्टिकोण की गहराई को दर्शाते हैं। उनका प्रत्येक कार्य, चाहे वह शिक्षा हो, सामाजिक पहल हो या सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, समानता और न्याय के एक कालातीत प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।